हेलो दोस्तों, एक और बेहतरीन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग मध्यकाल के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री को बिल्कुल चैप्टर वाइज लुसेंट की बुक से हमने लगभग सारे क्वेश्चन को बना करके और सॉल्व किया। ठीक उसी पैटर्न पे मध्यकाल को भी हम लोग चैप्टर वाइज बिल्कुल लुसेंट की बुक से अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको हम नोट भी करेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और यहां पर आज का जो हमारा चैप्टर है इस सीरीज का मध्यकाल का, तो मध्यकाल का लगभग 800 ईस्वी से लेकर के 850 ईस्वी से लेकर के लगभग 1200 ईस्वी तक का जो काल होता है ना, यानी कि जब से गुलाम वंश स्टार्ट नहीं होता, गुलाम वंश स्थापित नहीं होता, उसके पहले के काल को हम लोग पूर्व मध्यकाल के रूप में जानते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो उत्तर भारत में राजपूत होते हैं अलग अलग, उन राजपूतों का एक प्रभुत्व होता है और वो केंद्रीय भूमिका में होते हैं। तो बहुत बड़े साम्राज्य तो नहीं बनाए, लेकिन छोटे छोटे कई सारे साम्राज्य थे और इन सभी को मिलाकर के इस काल को ही राजपूत काल के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के इस काल को आप पूर्व मध्य काल भी कह सकते हैं, इसको एक दूसरा नाम राजपूत काल के भी नाम से जानते हैं, आप इस नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन मतलब लगभग 800 850 के आसपास से लेकर के पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750, हाँ यहाँ पे 750 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी मोटा मोटी होता है, यहाँ पे 750 ईस्वी है, से लेकर के लगभग 1200 ईस्वी वही है जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट नहीं होता, यानी कि गुलाम वंश जो है वो दिल्ली में स्थापित नहीं होता। तो उसके पहले का जो काल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकालीन कहते हैं। तब का जो समय है मुख्यतः क्या माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में, तो उत्तर भारत के संदर्भ में इसे क्या कहते हैं, क्या इसको संक्रमण काल कहते हैं, क्या इसको राजपूत काल कहते हैं, क्या इसको भारत पर तुर्क आक्रमण का काल कहते हैं, या उपर्युक्त सभी कहते हैं। देखिए डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सबको जानना है ना, काल का नाम जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो इसी में कहेंगे उपर्युक्त सभी नहीं, इसको राजपूत काल के नाम से जानते हैं, इसको आप याद कर लेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 712 ईस्वी में जो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय, दोस्तों 712 ईस्वी में आपको पता है, जो 712 ईस्वी में भारत में इस्लामिक आक्रमण, सफल आक्रमण होता है। आपको पता है कि ये हमारा उस टाइम, ये जैसे हमारा अभी का भारत है ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये तो अभी का है, और उस समय तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी नहीं हुआ था। विभाजन आपको पता है 1947 में हुआ, और 1947 के पहले के भारत को हम केवल इतना ही नहीं बल्कि इस समस्त पाकिस्तानी वाले क्षेत्र को भी हम भारत का ही हिस्सा मानते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये बॉर्डर नहीं है, रेड क्लिफ वाली लाइन नहीं है, और इस तरीके से हमारा पूरा भारत हुआ करता था। यहां पर जो ये सिंध वाला क्षेत्र है ना, यहां पर सिंध वाला क्षेत्र है, यहीं पर सबसे पहले अरबों द्वारा आक्रमण किया गया। 711 में सबसे पहले उबैदुल्लाह ने आक्रमण किया था, उबैदुल्लाह नाम के मुसलमान आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और इसलिए इतिहास में उसका नाम नहीं लिया जाता। 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण हुआ, सफल आक्रमण हुआ, वो अरबों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? अरबों के द्वारा हुआ। और ये इस अरबों में 712 ईस्वी में ये आपसे पूछ रहा है कि किसने आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, ये पूछ रहा है। तो आक्रमण कहां पर हुआ था? सिंध प्रांत में। और सिंध का जो राजा था उसका नाम पूछ रहा है, तो नाम क्या दाहिर है या चच है या राय साहसी है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी दाहिर लिखा होता है, इनका पूरा नाम था दाहिर सेन। तो दाहिर लिखा हो या दाहिर सेन लिखा हो एक ही बात है, तो राजा दाहिर थे यहाँ पे। ठीक है, राजा दाहिर थे। और 712 ईस्वी में दाहिर के बीच में, और इसके अलावा दोस्तों दाहिर के बीच में और ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जो आक्रमण हुआ था, इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं भाई? सिंध पर जो आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो यहाँ के सिंध के जो राजा थे दाहिर थे, तो इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। तो इस युद्ध का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे 712 ईस्वी का रावर का युद्ध कहते हैं, क्योंकि रावर नामक स्थान पे ये लड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, रावर का युद्ध कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर
लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। अभी इसी की कहानी मैंने बताया, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने ही आक्रमण किया था सिंध पर। और सिंध पर उस समय राजा कौन शासन करता था? राजा दाहिर था। ठीक है, उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम ने केवल दाहिर को पराजित नहीं किया, बल्कि पराजित करके वहां पर अपनी शासन व्यवस्था भी कायम की और 2-3 सालों तक इसने शासन किया। बाद में ये अपने ही लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके मारा गया। तो हम आपको वहां यहाँ पे ये नहीं बता रहे क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको वो बता देता हूं। तो 712 ईस्वी में जब इसने आक्रमण करने के बाद जब शासन करना स्टार्ट किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो इसने भारत में पहली बार जजिया कर लागू किया। जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला एक टैक्स होता था, जो एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो मुसलमानों को नहीं देना होता था। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारत पहली बार इस्लाम से परिचित हुआ था उस समय, यानी कि भारत में उस समय कोई मुसलमान नहीं था और नया नया इस्लामीकरण ही हुआ था पश्चिम इधर जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो इसने जजिया कर लागू किया था तो किसको इससे मुक्त रखा था? तो इसको दोस्तों ध्यान रखना, आपको ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया था। ब्राह्मणों को मुख्य रूप से इसमें, इसके अलावा बच्चों से भी टैक्स नहीं लिया जाता था। जजिया कर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। महिलाओं से भी टैक्स नहीं लिया गया था। महिलाओं से, अगर घर में केवल महिलाएं हैं कमाने वाली, है ना, यानी कि उनके पति जीवित नहीं है, तो उनसे भी टैक्स नहीं लिया जाता था। और यहां पर अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगों से भी टैक्स नहीं, विकलांगों से भी टैक्स नहीं लिया जाता था। तो यहां पर देखिए ये कह रहा है कि किससे ये टैक्स नहीं लिया जाता था? किससे? मुसलमानों से, बौद्धों से, ब्राह्मणों से, किससे ये टैक्स नहीं लिया जाता था? या निम्न जाति के लोगों से। तो जितना मैंने बताया है इनमें ब्राह्मण जो हैं, यानी कि जजिया कर कभी भी ब्राह्मणों को नहीं देना होता था मोहम्मद बिन कासिम के समय में। हालांकि बाद में जब आप पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक जब जजिया कर लागू करता है तो उसने ब्राह्मणों को भी टैक्स देना अनिवार्य कर दिया था। तो यहां पे ध्यान रखना है, सबसे पहली बार जजिया कर किसने लागू किया था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन बाद में बाद में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने भी यहां पर जजिया कर लागू किया था। और उसके बाद जो औरंगजेब था उसने भी जजिया कर को लागू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश के लिए माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ था? एक कहानी है कि जैसे जो राजपूत थे ना, ये राजपूत हैं, ये चारों के चारों वंश राजपूत हैं। जैसे परमार हैं, चालुक्य हैं, इन्हीं को सोलंकी कहते हैं, प्रतिहार हैं और चौहान हैं। तो इनका जन्म कैसे हुआ था? तो कहते हैं कि ये ऋषि वशिष्ठ थे और इन्होंने माउंट आबू पर एक बहुत हैवी, बहुत भयंकर यज्ञ किया था और उस यज्ञ की वेदी से 4 कोने से 4 अलग अलग राजपूत वंश का उदय हुआ था, जिसमें प्रतिहार थे, जिसमें दोस्तों परमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। तो ये चारों, ये बताया जाता है। तो ये कह रहा है कि किस किताब में ऐसी बात बताई गई है? क्या मनुस्मृति में, क्या रामायण में, क्या पृथ्वीराज रासो में, या राज तरंगिणी में? तो यहां पर ध्यान से समझना आपको कि पृथ्वीराज रासो में यह बात बताई गई है। पृथ्वीराज रासो में इसके लेखक कौन है? चंद बरदाई। चंद बरदाई जो किसके दरबारी थे? चंद बरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी थे। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ बिल्हड़ के अनुसार? ये किसके अनुसार है? ये चंद बरदाई के अनुसार है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। लेकिन बिल्हड़ ने बताया है दोस्तों, बिल्हड़, तो बिल्हड़ भी कश्मीरी एक इतिहासकार थे। इतिहासकार क्या मतलब, इन्होंने कश्मीर के इतिहास, जैसे कल्हड़ हैं ऐसे ही बिल्हड़ भी हैं और लगभग समकालीन है, आसपास ही हैं लगभग दोनों लोग। तो बिल्हड़ ने भी ये बताया है कि जो राजपूत हैं इनका उदय कैसे हुआ था। स्पेशली चालुक्य के बारे में इन्होंने कहा था कि ये ब्रह्मा के अंजुल से जन्म हुआ था। अंजुल क्या होता है? ये हाथ का जो ये होता है ना ऊपर का, ये इसको अंजुल कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के अंजुल से राजपूतों का जन्म हुआ है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा बिल्हड़ ने बताया है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि बिल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढिल्लिका किसका प्राचीन नाम है? दिल्ली का। तो ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की थी? क्या चौहानों ने, तोमरों ने,
परमारों ने, प्रतिहारों ने। तो जो ढिल्लिका है, जिसका वर्तमान नाम दिल्ली है, इस नगर की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना दोस्तों तोमरों ने की है। तोमरों ने बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है? विजय स्तंभ कहां पे है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है ये? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। ठीक है, यहीं पर चित्तौड़गढ़ में ही विजय स्तंभ है। तो सवाल यह है कि इसको किसने स्थापित करवाया है? क्या राणा कुंभा ने, क्या राणा सांगा ने, क्या राणा रतन सिंह ने, क्या राणा हम्मीर ने? तो इसका जो सही जवाब होगा राणा कुंभा ने। ठीक है, ये जो राणा सांगा है, इनका जो युद्ध होता है दोस्तों, आपको पता है खानवा का युद्ध बाबर के साथ होता है इनका 1527 ईस्वी में। तो इसके लिए राणा सांगा का नाम इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा जो राणा रतन सिंह है, राणा रतन सिंह आपको पता है, जो पद्मावत कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। तो पद्मावती जो रानी थी, वहीं पर ये चित्तौड़ के राजा थे, राजा रतन सिंह। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहली बार आक्रमण, अच्छा वैसे अगर ऑप्शन हटा दिया जाए तो आपसे कभी भी पूछा जाए भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया, तो हमेशा बताएंगे ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। लेकिन यहां पर मध्यकाल के संदर्भ में ये क्वेश्चन है और ईरानी ऑप्शन में ही नहीं है। और यहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया। तो क्या अफगानों ने, मंगोलों ने, अरबों ने या तुर्कों ने? मध्यकाल के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस मुसलमानों ने आक्रमण किया, लेकिन मुसलमानों में भी सबसे पहले अरबियों का आक्रमण होता है, बाद में तुर्कों का आक्रमण होता है, इसके बाद मंगोलों का आक्रमण होता है और लास्ट में जाकर के अफगानों का आक्रमण होता है। क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत पर सबसे पहले अरबियों का आक्रमण होता है। और अरबी आक्रमण में जैसे मोहम्मद बिन कासिम ही था, एक अरबी आक्रमणकारी था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो पृथ्वीराज रासो है, ये एक ग्रंथ है, निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? क्या भवभूति ने, जयदेव ने, चंद्रबरदाई ने या बाणभट्ट ने? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। और मैं हर स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि इस किताब को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। क्यों? क्योंकि इस किताब के संदर्भ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यह किसके बारे में बताता है। लेकिन हर किसी को पता होता है ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं होता। कई बार आपने भी क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा हो या खुद आप एग्जाम में बैठते होंगे, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और स्टूडेंट रट के जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। वहां पे ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान 3 ऑप्शन में मिल जाता है, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है कि ये जो किताब है ना, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताता है। और जो आप तराइन का युद्ध पढ़ते हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है वो। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसको एक तरीके से अतिशयोक्ति मानते हैं, इनमें की जो कहानियां हैं वो बताया जाता है कि एक अतिशयोक्ति है, इतिहास के बारे में बहुत सारे इसमें मिथक हैं। खैर जो भी है, पृथ्वीराज चौहान, तो ये किसने लिखा है? ये चंद्रबरदाई ने लिखा है। और चंद्रबरदाई किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान जो है इनके ये दरबारी थे। ठीक है, भवभूति की जो प्रसिद्ध रचना है ये उत्तर रामचरित है। जयदेव की रचना, अरे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये जयदेव की रचना, अभी दिमाग से थोड़ा सा स्लिप कर गया। जयदेव की रचना अभी मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा। और बाणभट्ट की जो प्रसिद्ध रचना है ये कौन सा है? बाणभट्ट की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, ये बाणभट्ट किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के। तो इन्होंने हर्षचरित लिखा है और कादंबरी लिखा है। ठीक है, और जो जयदेव है ना, ये किसके दरबारी थे? चलो मैं यही बता देता हूं, जब इनका किताब दिमाग पे नहीं चढ़ रहा तो कम से कम यही बता देता हूं इनके बारे में एक फैक्ट, कि कभी भी आपसे पूछे जयदेव किसके दरबारी थे, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। लक्ष्मण सेन और लक्ष्मण सेन जो है ये सेन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने सेन नाम से एक संबंध भी चलाया था, इन्होंने एक कैलेंडर भी चलाया था सेन वंश का। जो सामंत सेन थे, सेन वंश की स्थापना किए थे बंगाल में। पाल वंश के बाद सेन वंश ने शासन किया था और उसी में लक्ष्मण सेन सबसे प्रतापी शासक हुए। इन्हीं के दरबारी थे जयदेव को याद कर लेना। और कमेंट करके आप ये भी बता देना कि जयदेव की रचना कौन सी है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ईजी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग पर चढ़ता नहीं है बात, तो है ना, अभी ऑप्शन होता तो तुरंत याद आ जाता, अभी याद नहीं है।
पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। मतलब एक तरफ वो शासक का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिया हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। और जैसे ही सही सुमेलित होता है तो हम लोग करते क्या है भैया, सबसे पहले तो हम लोग ABCD लिख लेते हैं, ठीक है, कभी भी ऐसा हो। लेकिन हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, आमने सामने ही लिखा होता है, तो कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं एक बार। जो प्रतिहार या परिहार है, इनका जो राजधानी है कन्नौज है ना। ये प्रतिहार वही है जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ठीक है। तो इनकी जो राजधानी है वो कन्नौज है। जो चंदेल है इनकी राजधानी खजुराहो है। जो परमार है इनकी राजधानी धार है, ठीक है, मध्य प्रदेश का धार है। अच्छा, चंदेलों की राजधानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक और नाम देता है जेजाग भुक्ति का, जेजाक भुक्ति। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो चंदेलों की राजधानी पूछा जाता है ना, चंदेलों की राजधानी, तो खजुराहो तो होता ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जेजाग भुक्ति लिखा होता है। क्या सर ये खजुराहो और जेजाग भुक्ति दोनों एक ही है? नहीं, अलग अलग है। लेकिन जो जेजाग भुक्ति है दोस्तों, ये बांदा हमीरपुर का क्षेत्र है, ये बांदा हमीरपुर का क्षेत्र है जेजाग भुक्ति। प्राचीन काल में बांदा हमीरपुर के क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहते थे। और ये जो जेजाग भुक्ति है ये चंदेलों की पहली राजधानी थी। बाद में इन्होंने राजधानी चेंज करके खजुराहो स्थापित कर दिया। तो अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप यूपी के नहीं हैं तब आप ये ध्यान रखेंगे कि जेजाग भुक्ति इनकी प्राथमिक राजधानी है और खजुराहो इनकी द्वितीय राजधानी है चंदेलों की। क्लियर है। और परमार वंश की राजधानी धार है जो मध्य प्रदेश का है। चालुक्य और चालुक्य वंश का जो राजधानी है वो अनिलवाड़ है। वैसे चालुक्यों की 4 राजधानी थी, चालुक्यों की 4 राजधानी थी और भारत के अलग अलग एरिया में ये अलग अलग शासन करते थे। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे ध्यान से इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चालुक्य वंश है ना, चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश की जो स्थापना है, चालुक्य वंश की स्थापना है, इसको मूलराज प्रथम ने स्थापित किया था चालुक्य वंश को। तो चालुक्य वंश की 4 शाखाएं हमें मिलती हैं पूरे भारतीय क्षेत्र में। चालुक्य वंश की 4 शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो जो एक शाखा है गुजरात के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में जो एक शाखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिलवाड़ कहते हैं। इनकी शाखा अनिलवाड़, ये कई बार आता है सुमेलित करने के लिए, ये आप लिख करके याद कर लेंगे। चालुक्यों की जो गुजरात वाली शाखा है ये अनिलवाड़ वाली शाखा कहलाती है, ठीक है। इनकी एक दूसरी शाखा है जो कि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में शासन करती थी। कहने का मतलब ये है ना, जो चालुक्य हैं ये अलग अलग खंडों में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग 4 शाखाओं में ये शासन करते थे, बीच में दूसरे राजवंश शासन करते थे। तो ये एक इनका शाखा था वेंगी, वेंगी, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में शासन करते थे। आता है राज्यों का नाम सुमेलित करने के लिए, तो ये कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात। और ये वेंगी वाला कौन सा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इनकी एक शाखा जो थी वो इधर कर्नाटक वाले क्षेत्र में है और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में है इनको हम लोग क्या कहते हैं, वातापी, वातापी कहते हैं, या इन्हीं को वातापी हो गया, या इन्हीं को क्या कहते हैं, बादामी भी कहते हैं, वातापी या बादामी, ये इनका राजधानी क्षेत्र है। और ये कहां पर थे, तो ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे, कर्नाटक। और जो चौथा है ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है और यहां पर कल्याणी, कल्याणी, तो ये कहां पे है, ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो चालुक्यों की 4 राजधानी थी। चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था, चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने किया था, ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जेजाग भुक्ति, चंदेलों की राजधानी हो गई। और गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है ये कन्नौज, इनकी जो राजधानी है ये कन्नौज में है। हालांकि अगर पूछा जाए प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये किसने किया था दोस्तों, ये वासुदेव नाम के शासक ने किया था। और वासुदेव नाम के ही एक शासक ने, आपको पता है, कण्व वंश की स्थापना भी किया था। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैंने बिल्कुल क्लियर करके आपको बता दिया। एक कहानी मैं आपको और बताता हूं, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब उत्तर भारत में, ये सुन लेना आप ध्यान से, है ना, स्किप मत करना, ध्यान से सुन लेना, 1 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपका। सुनना क्या है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो ये उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत में गुप्तों के बाद आपको पता है कि हर्षवर्धन ने अच्छे से शासन किया, वर्धन वंश आ गया, जिसमें सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, हर्षवर्धन। और जब हर्षवर्धन शासन कर रहा था उत्तर भारतीय क्षेत्र में, यहां पे उत्तर भारतीय क्षेत्र में, तो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, किसने, हर्षवर्धन ने। हालांकि ये दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि दक्षिण भारत की ओर पुलकेशिन द्वितीय था। आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर बढ़ने
नहीं दिया था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है और वर्धन वंश जो है ये डिक्लाइन करता है और यहां पर ये पूरा का पूरा साम्राज्य कई सारे छोटे छोटे राजवंशों में विभक्त हो जाता है। अब जो कन्नौज था हर्षवर्धन के समय में काफी स्ट्रांग हो चुका था, सबसे समृद्ध एरिया था कन्नौज का। वास्तव में आज भी बहुत ही खूबसूरत शहर है ये कन्नौज, खुशबुओं का शहर कहते हैं, इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। तो कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी भी थी और कन्नौज बहुत समृद्ध एरिया हो चुका था और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए एक त्रिकोणीय लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, त्रिकोणीय लड़ाई। और एग्जाम में इसको इतनी बार पूछा गया है कि ये अगर आपको नहीं पता होता तो आप एक नंबर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इधर जो पूर्व की ओर से इसको पाने की कोशिश किया वो कौन थे? पाल वंश थे। पाल वंश, पाल वंश ने बंगाल की क्षेत्र से कन्नौज पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। दक्षिण भारत की ओर से राष्ट्रकूटों ने प्रयास किया, राष्ट्रकूट वंश ने प्रयास किया और इधर से गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहारों ने प्रयास किया, प्रतिहार वंश ने प्रयास किया। तो इसको कहते हैं त्रिकोणीय लड़ाई या कभी कभी पूछा जाता है त्रिपक्षीय लड़ाई। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 स्टार वाला है, एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा और जब पूछा जाएगा तो आप मुझे याद करेंगे कि नहीं सर ने कहा था सच में। ऐसे क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि कन्नौज पर त्रिपक्षीय लड़ाई हुई थी। पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के मध्य जब लड़ाई हुई कन्नौज को पाने के लिए तो अंत में इसका विजय कौन हुआ? गुर्जर प्रतिहार वंश। इन्होंने ही सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट भी की थी और इन्होंने ही इसमें जीत भी हासिल की, मतलब अंत भी इन्होंने ही किया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्नौज को प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय लड़ाई में कौन सम्मिलित नहीं था, याद कर लेना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, प्रधानता रखता है, कौन सा है? ये कह रहा है भुवनेश्वर जो है, अरे भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? तो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर जो प्रधानता रखता है, क्या राजरानी मंदिर है, राजरानी कहते हैं या राजा रानी मंदिर कहते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहते हैं इसको, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कहते हैं या मुक्तेश्वर मंदिर कहते हैं, है ना। कौन सी मंदिर ऐसी है जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग मंदिर है। यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि मुक्तेश्वर मंदिर तो उत्तराखंड में है, तो ये तो है ही नहीं है, नैनीताल क्षेत्र में है ये। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर आपको पता है ये खजुराहो में है और इसको चंदेलों ने ही बनवाया है। कंदरिया महादेव मंदिर को चंदेलों ने ही बनवाया है और ये खजुराहो क्षेत्र में स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर पूछा जाता है कि किस चीज के लिए जाना जाता है? पूरे भारत का सबसे बड़ा नंदी की मूर्ति यहां पर स्थित है, सबसे विख्यात, एक तरीके से सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली है, नंदी की मूर्ति यहां पे ज्यादा फेमस है। तो नंदी की मूर्ति के लिए ये फेमस है, नंदी जी की मूर्ति के लिए, ठीक है, नंदी जी की मूर्ति के लिए ये फेमस है। कौन? कंदरिया महादेव। और राजरानी मंदिर और त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ये दोनों जो है ये भुवनेश्वर में है। इनमें से जो लिंगराज मंदिर है ये बहुत फेमस है, लिंगराज मंदिर। तो इसको आप याद कर लेंगे। इसको किसने बनवाया है? इसको ययाति केसरी ने बनवाया है, ययाति केसरी नाम के शासक द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? क्या ये श्रवण बेलगोला में है? क्या ये पारसनाथ पर्वत पर है? क्या ये इंदौर में है? ये माउंट आबू पर है? तो इसको ये माउंट आबू में है, माउंट आबू पर्वत पर है जो कि राजस्थान में है। और इसको किसने बनवाया था? राजा विमल शाह ने, विमल शाह ने बनवाया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? जो खजुराहो में मंदिर थे उनका निर्माण लगभग 1030 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और ये किसने करवाया था? क्या होलकरों ने करवाया था? इंदौर में थे ये, होलकरों द्वारा, सिंधिया के द्वारा किया गया था, बुंदेला राजपूतों के द्वारा किया गया था या चंदेल राजपूत द्वारा किया गया था? तो जो खजुराहो में मंदिर हैं इनका निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था। क्लियर है? ये बिल्कुल ध्यान रखना आप। यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूं। एक तो खजुराहो के मंदिर है यहाँ पे,
एक कंदरिया महादेव मंदिर है, एक लक्ष्मण मंदिर है, ये सब के सब चंदेलों द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजय स्तंभ कहां पर है? क्या ये दिल्ली में है, झांसी में है, चित्तौड़गढ़ में है या फतेहपुर सीकरी में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसको बनवाया किसने था? राणा कुंभा द्वारा इसको बनवाया गया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? अभी मैंने बताया आपको, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, इसको किसने बनवाया था? क्या ययाति केसरी ने बनवाया था, ललतेंदु केसरी ने बनवाया था, नरसिंह देव ने बनवाया था, प्रताप रुद्र देव ने बनवाया था? तो दोस्तों जो लिंगराज मंदिर है, इसको ययाति केसरी के द्वारा बनवाया गया था, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर आपको पता है कि कुल 17 बार आक्रमण किया था गजनवी ने, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो इसमें जो इसका सेकंड लास्ट जो आक्रमण था 1025 ईस्वी में, क्योंकि 1026 में उसने अंतिम आक्रमण किया था जाटों के ऊपर अपना बदला लेने के लिए। वो लूटने के पर्पज से नहीं था, लास्ट वाला उसका बदला के पर्पज से था। लेकिन उसके ठीक पहले जो सेकंड लास्ट था 1025 ईस्वी में, ये महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जब सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण किया तो यहां का शासक कौन था? क्या भीमदेव प्रथम था, भीमदेव द्वितीय था, मूलराज प्रथम था, मूलराज द्वितीय था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। यहां पे हम लोगों को भीमदेव तो याद रहता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड याद नहीं रहता, और इन दोनों के बारे में एक एक फैक्ट एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि भीमदेव प्रथम जो थे, ये यहां के शासक होते हैं जब गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। लेकिन ये सेकंड वाला एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? सर सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सेकंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों 1178 ईस्वी में, है ना, 1178 ईस्वी में क्या हुआ था, यहां पर भीमदेव द्वितीय जब गुजरात का शासक होता है, इसी टाइम गौरी आक्रमण करता है। ये तो गजनवी का सामना करता है और हार जाता है भीमदेव प्रथम, लेकिन भीमदेव द्वितीय के समय में गौरी आक्रमण करता है, मोहम्मद गौरी, और गौरी 1078 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय से पराजित होता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तुरंत स्टूडेंट बताते हैं पृथ्वीराज चौहान, और वहीं पे एक नंबर आपका गलत हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में जरूर पराजित किया था, लेकिन उसके भी पहले गौरी पराजित हुआ था भीमदेव द्वितीय से। तो गौरी पृथ्वीराज चौहान से पहली बार नहीं पराजित हुआ था, बल्कि भीमदेव द्वितीय से पराजित हुआ था। उम्मीद करता हूं ये फैक्ट आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, 5 स्टार वाला है ये क्वेश्चन, आप बिल्कुल रट लेंगे, याद कर लेंगे। मिताक्षरा के लेखक कौन है? नयचंद्र हैं, अमोघ वर्ष हैं, विज्ञानेश्वर हैं, कंबन है। तो दोस्तों विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखा गया है, किताब इंपॉर्टेंट है, रट लेंगे। नेक्स्ट है ब्लैक पैगोडा क्या है? मिस्र में है, श्रीलंका में है, कोणार्क में है, मदुरै में है? तो कोणार्क में है, ये उड़ीसा के कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मंदिर, वहीं पर जो कोणार्क के मंदिर हैं उनको ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। अच्छा, एक तरीके से ये भी पूछा जाता है कि गोल्डन पैगोडा कहां पर है? गोल्डन पैगोडा अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप म्यांमार में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है इनके राजवंश और दूसरी तरफ है इनकी राजधानियां। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग मिलान करते हैं। अच्छा, ये तो आमने सामने ही लिखा हुआ है, ABCD लिख करके बिल्कुल आमने सामने ये लिखा हुआ है। चौहान वंश, इनकी जो राजधानी है ये अजमेर है, और गढ़वाल वंश, इनकी राजधानी कन्नौज, या सिसोदिया वंश है, इनकी राजधानी चित्तौड़ है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कलचुरी इनकी त्रिपुरी है। तो एक तरीके से ये आमने सामने ही लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहते हैं? ये राजस्थान स्पेशल का क्वेश्चन है, तो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, इसका जो जवाब है कर्नल टाड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। एक तरफ है राजवंश, दूसरी तरफ उनके शासन करने का जो क्षेत्र था। तो देखते हैं हम लोग। चौहान वंश ने दिल्ली और अजमेर क्षेत्र में शासन किया, बिल्कुल सही है, ये आमने सामने ही लिखा हुआ है। गुर्जर प्रतिहार जो है ये कन्नौज क्षेत्र में। परमार जो है ये मालवा क्षेत्र में, इनकी राजधानी धार। और परमार वंश के संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? उपेंद्र बताएंगे। ठीक है, परमार वंश की जो स्थापना किया था किसने किया था? उपेंद्र ने किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था वासुदेव ने। ठीक है, और चौहान वंश की
नहीं, चौहान वंश की स्थापना किसने किया था? ये किया था, चौहान वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था वासुदेव ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था नागभट्ट प्रथम ने या हरिश्चंद्र ने, ठीक है। और चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो जिनकी जो राज शासन क्षेत्र है कठियावाड़ है, तो चालुक्यों की स्थापना मूलराज प्रथम ने किया था। तो यहां पर भी आमने सामने है, तो 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। चंदेल, देखिए आ गया, जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये थे, बिल्कुल सही है ये। और जेजाग भुक्ति इनकी प्राथमिक राजधानी थी। जेजाग भुक्ति किसे कहते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो हमारा बांदा हमीरपुर का क्षेत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलचुरी, चेदी वही बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है, चेदी वाला क्षेत्र है। और त्रिपुरी इनकी राजधानी हुआ करती थी। गढ़वाल ये कन्नौज, गढ़वाली जो है इनकी राजधानी कन्नौज। और गुहिलौत तो ये मेवाड़। तो कुल मिलाकर के ये भी आमने सामने है, तो 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राजवंश और दूसरी तरफ है इनके संस्थापक हैं ये। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? नन्नुक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सुमेलित है। कलचुरी कोकल्य प्रथम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये भी आमने सामने है। गढ़वाल वंश चंद्रदेव, ठीक है, चंद्रदेव गढ़वाल वंश का। और राष्ट्रकूट का विजय, ये मिसमैच है, ये मिसमैच ही पूछ रहा है। जो राष्ट्रकूट है ना, राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। किसने किया था दोस्तों? दंती दुर्ग ने। और इनकी राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी है मान्याखेत, मान्याखेत है इनकी राजधानी। और इनकी जो स्थापना है ये दंती दुर्ग ने। और विजयालय ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयालय ने दोस्तों चोल वंश की स्थापना की थी, चोल वंश की। और इनकी राजधानी क्या हुई? तंजौर या तंजावुर, तंजौर या तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिकेली एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है? दोस्तों ये जो हरिकेली है ना, ये नाटक एक चीज के लिए और फेमस है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, आपने नाम सुना इसका? 2.5 दिन का झोपड़ा आपने जरूर नाम सुना होगा, अजमेर में है ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा और ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। कहां पे है? तो अजमेर में है। किसने बनवाया था इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है यहाँ पे? तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक के उद्धरण लिखे हुए हैं। मतलब कि इसके कई सारे सेंटेंस, इसके कई सारे वाक्य जो हैं हरिकेली 2.5 दिन के झोपड़े का, जो ये एक मस्जिद है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, तो इसके मस्जिद की दीवारों पर हरिकेली की नाटक के कई सारे वाक्यांश लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो हरिकेली नाटक किसने लिखा है? तो ये चौहान शासक विग्रह राज के द्वारा लिखा गया है या बिसल देव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो हरिकेली, नागानंद, मालती माधव। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। नागानंद के लेखक कौन है? तो ये जो बाल भट्ट है, ये हर्षवर्धन है, ठीक है। और हरिकेली, तो हरिकेली का अभी मैंने बताया था बिसल देव जो है ये इसके लेखक हैं, ठीक है। यहाँ पे है बिसल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी, यही रानी पद्मावती है या पद्मिनी है, एक ही रानी है, वही उन्हीं का नाम है, का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के साथ जोड़ा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है कि इनकी सुंदरता से मोहित होकर के, प्रभावित होकर के इनको प्राप्त करने की चाहत रखता है। और इसी संदर्भ में इसने क्या किया कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था या रानी पद्मिनी के पति का नाम, दोनों एक ही बात है, तो कौन था वो? उनके पति का नाम बताइए या चित्तौड़ के जो राजा थे उनका नाम बताइए आप। तो क्या महाराणा प्रताप सिंह थे, क्या राजा रणजीत सिंह थे, क्या राजा मान सिंह थे या राणा रतन सिंह थे? तो इसका सही जवाब क्या है? राणा रतन सिंह। क्लियर है? और ये जो कहानी है ये तो वैसे इतिहास है, लेकिन इस पूरी कहानी को इन खिलजी के द्वारा आक्रमण करना और रानी पद्मिनी का जौहर कर लेना वहां की अपनी कई सारी सहेलियों के साथ, तो जौहर कर लेना, ये सारी की सारी जो कहानियां हैं ये बिल्कुल एक तरीके से काफी आकर्षक तरीके से जो लिखा गया वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत रचना में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला कहां पर था? तो ये पाल वंश की जो राजधानी है मुंगेर में ये है, मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में था विक्रमशिला। अभी ये योग केंद्र, भारत का योग केंद्र ये बन गया है जो विक्रमशिला है, ये मुंगेर में स्थित है, बिहार के मुंगेर में, ठीक है।
इसके संस्थापक का नाम आपसे पूछ रहा है तो पाल वंश का शासक था। क्या वो देवपाल था, धर्मपाल था, न्यायपाल था या नरेंद्रपाल था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये धर्मपाल। धर्मपाल। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज आप और ध्यान रखना कि पाल वंश की जो स्थापना किया है वो गोपाल ने किया है। पाल वंश की स्थापना गोपाल। और गोपाल जो राजा बना तो राजा कैसे बना? ये इसको क्या जनता, ये ध्यान से समझना आपको कि ये वोटिंग के द्वारा राजा बनाया गया था। और प्राचीन काल या पूर्व मध्य काल के समय में किसी को वोटिंग के द्वारा राजा बनना एक बहुत बड़ी बात है। ये तो ये वोटिंग के द्वारा राजा बना। हालांकि इसकी वोटिंग में आम जनता शामिल नहीं था। तो कौन शामिल था दोस्तों? जो उस समय के सामंत थे, यानी कि जो अधिकारी लोग थे। सामंत जैसे आज के अधिकारी होते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, इस तरीके से। तो ये सामंत जो थे ना, सामंतों के द्वारा वोटिंग करके गोपाल को राजा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? यह भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको और मैंने कहा कि यह बार बार पूछा जाता है। तो कहां पर है ये? क्या बृहदेश्वर मंदिर में है, क्या लिंगराज मंदिर में है, कंदरिया महादेव मंदिर में है या लेपाक्षी मंदिर में है? ये लेपाक्षी मंदिर भी कई बार पूछा गया है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। तो यहां पर कंदरिया महादेव मंदिर है, यहीं पर नंदी की मूर्ति स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत को चलाने का यश प्राप्त है? नया संवत किस शासक के द्वारा चलाया गया? क्या धर्मपाल के द्वारा, क्या देवपाल के द्वारा, क्या विजय सेन के द्वारा या लक्ष्मण सेन के द्वारा? ठीक है, तो लक्ष्मण सेन के द्वारा यह चलाया गया था और इन्हीं के दरबार में रहते थे जयदेव। और देखिए मुझे रचना भी इनकी याद आ गई, इन्होंने गीत गोविंद लिखी है। जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद है। गीत गोविंद, इनकी रचना अभी मुझे याद नहीं आ रही थी, अभी तुरंत याद आ गई। तो जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद। और ये जयदेव किसके दरबारी थे? ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद, अरे आ भी गया। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? क्या ये धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन? तो दोस्तों ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करते थे। नेक्स्ट है, किसने सोमपुरा महाविहार, ये वर्तमान में बांग्लादेश क्षेत्र में है, ये अभी कहां पे है? बांग्लादेश में का निर्माण करवाया था। बांग्लादेश होना चाहिए, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में है ये सोमपुरा महाविहार। इसका निर्माण किसने करवाया था? क्या कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्षवर्धन ने, धर्मपाल ने, विजय सेन ने? दोस्तों वैसे तो ये धर्मपाल आप बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि गोपाल ने इसका स्टार्ट करवाया था और बाद में धर्मपाल ने इसको पूरा किया था। तो यहाँ पे गोपाल ज्यादा सही होता, लेकिन धर्मपाल है तो हम धर्मपाल को टिक कर देते हैं। ठीक है, धर्मपाल ही बता देना फिर तो ठीक है, जब धर्मपाल दिया हुआ है तो। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में? ये धर्मपाल ही होगा। ठीक है ना, धर्मपाल ही आप याद रखेंगे, गोपाल को नहीं याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? जो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर है ये किस शैली में स्थित है? क्या नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में? इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि भारत में प्राचीन और मध्यकाल में भवन निर्माण की जो शैलियां थी उनमें कुछ खास एक एरिया में एक जैसा सामंजस्य दिखाई देता है। क्लियर है? मैं जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से समझ लेना, फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए, भारतीय क्षेत्र में हिमालय से लेकर के, ये जो हिमालयी क्षेत्र है, इस हिमालयी क्षेत्र से लेकर के विंध्यन पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें जो भी निर्माण हुए उनकी जो शैली थी, उनकी जो बनावट थी वो बिल्कुल सिमिलर थी, एक जैसी थी। तो प्राचीन काल और पूर्व मध्य काल के टाइम पे इस समय जो भी भवन निर्माण हुए उस शैली को हम लोग क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं, नागर शैली। और विंध्यन पर्वत से लेकर के यहाँ पे कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी के बीच की शैली, दक्षिण वाली शैली को कहते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, तो कृष्णा के दक्षिण की शैली को, कृष्णा के दक्षिण की शैली को, और विंध्यन के उत्तर की शैली को नागर शैली, और कृष्णा के दक्षिण की शैली को द्रविड़ शैली। और द्रविड़ और नागर का दोनों जो मिक्सअप हुआ तो उसे कहते हैं वेसर शैली। और वेसर शैली कहां से कहां तक था? विंध्यन पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन हुए, जो भी स्थापत्य स्थापित किए गए, वो सब के सब वेसर शैली में हुए। अब आपसे कह रहा है कि जो उड़ीसा क्षेत्र में ये लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर का जो मंदिर है, पुरी का जो मंदिर है, ये किस शैली में बनाए गए थे? तो ये नागर शैली में ही बनाए गए थे। ठीक है, तो नागर शैली आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे, वो कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था जब हर्षवर्धन का शासनकाल समाप्त हुआ तो कन्नौज काफी समृद्ध था और कन्नौज को पाने के लिए त्रिकोणीय लड़ाई चली। और इस त्रिकोणीय लड़ाई में यह कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं था, क्या चोल, क्या पाल, क्या प्रतिहार, क्या राष्ट्रकूट? तो कौन इसमें शामिल नहीं था वो आपको बताना है, कौन इसमें शामिल था वो बताना है। तो एक जो है वो बाहर हो जाएंगे। कौन बाहर होगा? चोल वंश नहीं था क्योंकि ये दक्षिण में था। हालांकि पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों ने खूब संघर्ष किया। तो कुल मिलाकर के 2, 3, 4 हमारा जो होगा वही सही होगा। तो 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था? क्या महमूद गजनवी था? मोहम्मद बिन कासिम था? मोहम्मद गौरी था? तो प्रथम आक्रमणकारी पूछ रहा है, इनमें से तो कौन होगा? मोहम्मद बिन कासिम। अब आप प्राचीन काल पढ़ चुके हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारत में प्रथम यूनानी आक्रमणकारी कौन था? कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जो जगन्नाथ मंदिर है ये किस राज्य में है? क्या बंगाल में है, ओडिशा में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है? तो जो जगन्नाथ मंदिर है ये दोस्तों किस राज्य में है? तो ये आपको पता है कि उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर, और ये पुरी में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों बनवाया था नरसिंहदेव जो था, नरसिंहदेव प्रथम था, उसने बनाया था। नेक्स्ट है पुरी में स्थित कोणार्क सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता। अच्छा, सूर्यदेव का जो मंदिर है कोणार्क का, सूर्यदेव मंदिर है ना, तो उसका पूछ रहा है कि ये किसने बनवाया था? क्या नरसिंहदेव प्रथम ने, कपिलेंद्र ने, पुरुषोत्तम ने? तो ये नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। और ये किस वंश का था? तो ये गंग वंश का था। नेक्स्ट है अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल किस शहर के संस्थापक थे? क्या ये अलवर के थे, भरतपुर के थे, अजमेर के थे, चित्तौड़ के थे? तो देखिए नाम से भी मिलता जुलता आप पहचान सकते हैं। जो अजय पाल हैं ये अजमेर शहर के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? यहां पे क्या कह रहा है? कविराज। तो कविराज एक नाम तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। प्राचीन काल में कविराज के नाम से समुद्रगुप्त जाना जाता था, लेकिन एक दोस्तों कविराज हुए जो मध्यकाल, लगभग पूर्व मध्यकाल के शासक हुए। और आपने ये कहावत सुनी होगी कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। तो ये जो राजा भोज की बात होती है, ये वही भोज परमार जो राजा थे, ये बहुत बड़े विद्वान भी थे। राजा तो थे ही, लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े लेखक भी थे। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी लेखन शैली, मतलब बहुत सारे लेखन किया इन्होंने, ठीक है। तो भोज परमार जो थे, ये इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में मध्य प्रदेश के स्टेट पीसीएस में तो ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, इनका किताब भी पूछ लिया। तो ये यूपी या उत्तराखंड या दूसरे स्टेट, बिहार, दूसरे स्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ये सभी, ठीक है। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं वो भोज परमार द्वारा लिखी गई हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं, इसमें जो सम्रांगण सूत्रधार है, यह एक तरीके से स्थापत्य शैली पर लिखा गया किताब है, कि मतलब जैसे वास्तु शास्त्र पर लिखा गया ये, और स्थापत्य घर कैसे बनाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो स्थापत्य के ऊपर ये लिखा गया किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? यहाँ पे विषय, ये भी मध्य प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है, तो स्थापत्य शास्त्र से ये संबंधित है, अभी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है उसकी मृत्यु से धारा नगरी, जो धार मध्य प्रदेश का धार क्षेत्र है वहीं पर वो शासन करने वाले थे, तो धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए, क्योंकि वो बहुत विद्वान शासक था, ठीक है। ये लिखा हुआ है अत्याधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे, भोज राजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के बारे में है? कहने का मतलब है कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। तो ये किस शासक के बारे में है? ये भी भोज परमार के बारे में ही कही गई बात है। नेक्स्ट है किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण दिया गया? तो क्या ये जय सिंह थे, क्या ये कुमारपाल थे? ए बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ए और बी दोनों हैं, आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया? तो 2 शासक जो थे वो गौरी को परास्त किए थे। एक तो भीमदेव द्वितीय ने, कब?
78 ईस्वी में पहली बार तो इसके द्वारा, जो भीम द्वितीय है, इसके द्वारा गौरी को पराजित किया गया। लेकिन दूसरी बार 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित किया गया गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है, किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण कराया था? कालिंजर के दुर्ग को अजेय दुर्ग कहते हैं। कालिंजर का जो दुर्ग है, इसको बड़े बड़े शासक, योद्धा तक भेद नहीं पाते थे, काफी सुरक्षित तरीके से बनाया गया था। कालिंजर का जो किला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपने जो ये इसका नाम सुना होगा, अरे जो हुमायूं, मध्यकाल में आगे आप पढ़ेंगे, हुमायूं को बाहर खदेड़ दिया गया था, जिसके द्वारा शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी भी इस कालिंजर को जीतने में अपने प्राण गंवा दिया था, है ना, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो कालिंजर का किला जीतना बहुत मुश्किल था। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि कालिंजर का किला किसने बनवाया था? तो क्या ये नन्नुक चंदेल ने, क्या ये यशोवर्मा ने, क्या धंगदेव ने या गंडदेव ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? धंगदेव द्वारा इसको बनवाया गया था, कालिंजर का किला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? तो क्या ये विक्रम संबंध है, क्या ये शक संबंध है, त्रैकुटक संबंध है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों त्रैकुटक संबंध जो है ये कलचुरी, और कलचुरियों की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी, और उसी आधार पर त्रैकुटक त्रिपुरी से मिलता जुलता शब्द है, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम और कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है? तो ये 2 किताबें किसने लिखी है? क्या चंद्रदेव ने, गोविंद चंद्र ने, जयचंद ने? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रदेव द्वारा ये 2 रचनाएं की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चंदावर का युद्ध, तराइन के युद्ध के बाद चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। किसके मध्य ये हुआ था? तो क्या ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ? क्या ये भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था? क्या ये जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और ये भी ध्यान रखना आप कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और जयचंद पराजित हो गया था। ये वही जयचंद है जिसने मोहम्मद गौरी का सहयोग किया था तराइन के युद्ध में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैषद चरित खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किसके राज कवि थे? क्या ये पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि थे, कुमार पाल के राज दरबारी कवि थे, चंद्रदेव के, या जयचंद के? तो दोस्तों ये चंद्रदेव के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? क्या भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में, श्रवणबेलगोला में? तो यहां पे पूछ रहा है लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और सही से, अच्छा एक तरफ है लेखक और एक तरफ है इनके रचनाएं हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये सारी की सारी, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। हालांकि आमने सामने लिखी हुई हैं, जैसे कल्हड़ की राज तरंगिणी। तो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूं। जैसे पूछा जाएगा आपसे राज तरंगिणी कहां के इतिहास की जानकारी देता है? तो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर पूछा जाता है राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं या कुल कितने सर्ग हैं? तो राज तरंगिणी में कुल 8 सर्ग हैं या 8 तरंग हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसे ही बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखा हुआ है, और इसी किताब में विक्रमांक देव चरित में ही इन्होंने ये बताया है कि जो राजपूत है, स्पेशली चालुक्य है, उनका जन्म जो है ये ब्रह्मा जी के एक तरीके से हथेली से हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, ये बिल्कुल आमने सामने है। ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जयानक पृथ्वीराज विजय और सोमदेव ललित विग्रहराज, सोमदेव की एक रचना कथा सरित सागर भी है, इसको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आमने सामने ही है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? एबीसी। एबीसी नहीं भैया, 1 2 3 होगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट? कितना इंपॉर्टेंट, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ये, मैंने अभी आपको बताया भी था। और ये क्वेश्चन 5 स्टार वाला है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच किसको लेकर के लड़ाई हुई थी? क्या पाटलिपुत्र के, कन्नौज के, दिल्ली के? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? दोस्तों कन्नौज को लेकर के इनके मध्य लड़ाई स्टार्ट हुई थी। लड़ाई स्टार्ट करने वाले कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, और अंत भी किसने किया था? गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की, मतलब इसको प्रारंभ किसने किया था, ये क्वेश्चन आ गया। क्या वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव, नागभट्ट द्वितीय? तो इसका सही जवाब क्या होगा, वत्सराज। और ये कौन थे, ये प्रतिहार थे, प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहारों ने ही स्टार्ट किया और प्रतिहारों ने ही इसका समापन किया। और जो वत्सराज हैं इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, इस लड़ाई की। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? दोस्तों ये 790 ईस्वी में हुआ था, 790 ईस्वी में। लेकिन ये कह रहा है कौन सी सदी होगी, तो 8वीं सदी होगी, ठीक है, 8वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किसने किया? किसके लिए यह लड़ाई हो रही थी? कन्नौज के लिए, ठीक है। और यह त्रिपक्षीय लड़ाई पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य थी। और इसका प्रारंभ और अंत किसने किया? प्रतिहार वंश ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाली दक्षिण भारत की एकमात्र शक्ति कौन थी? अच्छा देखिए इसमें कितना इजी क्वेश्चन है ये। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल और प्रतिहार ये दोनों तो उत्तर भारत के ही थे, जो राष्ट्रकूट थे वही दक्षिण भारत के थे। तो आधे क्वेश्चन से ही आपका आंसर निकल रहा है। लेकिन फिर भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण भारत की राजवंश जो है वो पूछ रहा है आपसे। तो ये कौन होगा? राष्ट्रकूट थे। कौन थे दोस्तों? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। इनकी राजधानी माण्याखेत, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश जो है ये दक्षिण भारत की ऐसी राजवंश है जो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या रामपाल? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गोपाल। क्लियर है, गोपाल। और ध्यान रखना अगर पूछा जाएगा पाल वंश की राजधानी, आप बताएंगे मुंगेर। क्लियर है। गोपाल एक ऐसा शासक था जो चुनाव के माध्यम से राजा बना था। क्लियर है। इसको सामंतों ने वोटिंग किया था। पाल वंश की राजधानी क्या थी? आ भी गया क्वेश्चन ये, मुदगिरी। अच्छा कभी कभी मुदगिरी लिखा होता है, मुंगेर का ही प्राचीन नाम है मुदगिरी, ठीक है। तो ये मुदगिरी या मुंगेर इनकी राजधानी थी। कन्नौज ये हर्षवर्धन की राजधानी है। दिल्ली तो बहुत सारे शासकों की राजधानी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? अभी मैंने बताया था, 2 बार 3 बार बताते हुए हो गया, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। कौन होगा? दंती दुर्ग होगा, गोविंद तृतीय होगा, कृष्ण प्रथम होगा या इंद्र तृतीय होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग होगा, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? क्या मालखंड है या माण्याखेत है, कन्नौज है, दिल्ली है, पाटलिपुत्र है? तो यहां पे सही जवाब क्या होगा इसका? मालखंड या माण्याखेत। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? क्या नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट द्वितीय था, मिहिर भोज था, महेंद्र पाल प्रथम था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नागभट्ट था दोस्तों, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश को बौरा कहा था? यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बौरा। तो बौरा किसने कहा था? तो दोस्तों ये किसने कहा था? क्या सुलेमान ने कहा था, अल मसूदी ने कहा था, अल बरूनी ने कहा था या इनमें से कोई नहीं? तो गुर्जर प्रतिहार वंश को बौरा किसने कहा था? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जब पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? अल मसूदी बताएंगे, ठीक है, जो कि अरबी यात्री था। नेक्स्ट है, कर्पूर मंजरी एक नाटक है, आपको पता होगा, बहुत फेमस नाटक है, कि रचयिता राजशेखर कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्र पाल प्रथम, मिहिर भोज? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कर्पूर मंजरी के लेखक जो राजशेखर हैं, इसके जो संरक्षक थे ये नागभट्ट प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉरी, कर्पूर मंजरी राजशेखर है ना, तो इसके जो संरक्षक हैं ये महेंद्र पाल हैं, महेंद्र पाल, ठीक है, महेंद्र पाल। नेक्स्ट है, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? जो अपने आप को द्वारपाल, राम का द्वारपाल कहते थे। वो कहते थे जैसे भगवान राम है तो ये क्षत्रिय हैं, तो हम क्षत्रियों को, या उत्तर भारत के जो राम राज्य था उसके संरक्षक हैं, तो हम किसके वंशज हैं? तो जो गुर्जर प्रतिहार थे वो किसके वंशज मानते हैं? सूर्य का, चंद्र का, लक्ष्मण का। तो ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज कहते थे। जो गुर्जर प्रतिहार है स्वयं को किसका वंशज कहते थे? लक्ष्मण का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कहते थे कि राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, तो ये अपने आप को द्वारपाल कहते थे और स्वयं को लक्ष्मण का वंशज कहते थे। नेक्स्ट है,
750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सामंती सरदारों ने चुना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा सामंती सरदारों ने इनको वोटिंग के माध्यम से चुना था और वोटिंग के माध्यम से शासक बनने वाले राजा गोपाल। नेक्स्ट है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामिन कहा था? उत्तरापद स्वामिन किसे कहा गया था? धर्मपाल को, गोपाल को, देवपाल को, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मपाल को ही क्या कहा जाता है? उत्तरापद स्वामिन, क्योंकि सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? धर्मपाल। नेक्स्ट है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री जो सुलेमान है ने किस साम्राज्य को रूहमा कह करके पुकारा था? रूहमा दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि किस वंश को द्वितीय नाम रूहमा वंश कहते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो पाल वंश को ही रूहमा वंश कहते हैं, पाल वंश को ही क्या कहते हैं? रूहमा वंश कहते हैं। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा गया है कि दाय भाग के लेखक कौन है? क्या विज्ञानेश्वर है, मनु है, जिमूत वाहन है? इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञानेश्वर की जो रचना है वो तो मिताक्षरा है, मनु की जो रचना है ये मनु स्मृति है, और जो दाय भाग है इसके लेखक जो है ये जिमूत वाहन है। ठीक है, नेक्स्ट है, रामचरित के लेखक कौन है? रामचरित एक रचना है, इसके लेखक कौन है? तो ये क्या कालिदास हैं, क्या विज्ञानेश्वर हैं, कौटिल्य हैं, संध्याकर नंदी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संध्याकर नंदी। जो रामचरित है ये संध्याकर नंदी। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित के लेखक अभी मैंने बताया था, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको पता होगा। विज्ञानेश्वर की अभी मैंने बताया था मिताक्षरा, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पाल वंश था इसके बाद किस वंश ने बंगाल क्षेत्र पर शासन किया? पाल वंश के बाद सेन वंश ने, सरकी सुल्तानों ने। सरकी सुल्तान तो बहुत बाद आते हैं, लगभग 1400 ईस्वी के आसपास आते हैं ये, तो ये तो बहुत बाद के हैं। इनकी राजधानी जौनपुर थी। ठीक है, खलजी ने, खिलजी भी लगभग 1290 के आसपास आते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाल वंश जो है इसके बाद सेन वंश बंगाल पर शासन किया और इनके जो संस्थापक थे सामंत सेन। सामंत सेन, सेन वंश की स्थापना किसने किया? सामंत सेन। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? लो भैया क्वेश्चन भी आ गया ये। सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सामंत सेन। सामंत सेन। हालांकि जो बल्लाल सेन है ये एक नया कैलेंडर भी जारी किया था। नेक्स्ट है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीन प्रथा दोस्तों एक तरीके से पावरफुल, मतलब जो अधिकारी वगैरह होते हैं जिनको बहुत सारे अधिकार दे देना, कुलीन या सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। कुलीनवाद अपने आप को पावरफुल फील करना। तो ये किसने स्टार्ट किया था? बल्लाल सेन ने, सामंत सेन ने, विजय सेन ने या लक्ष्मण सेन ने? तो ये बल्लाल सेन ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दान सागर है और दूसरा है अद्भुत सागर। ये दो सागर के नाम से रचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, दान सागर और अद्भुत सागर। इनकी रचना किसने की है? क्या सामंत सेन ने, विजय सेन ने, बल्लाल सेन ने? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बल्लाल सेन है ये बहुत बड़ा विद्वान राजा था। जो बल्लाल सेन है, सेन वंश का एक विद्वान शासक था। बल्लाल सेन ने ही दान सागर लिखा है और अद्भुत सागर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो 5 स्टार वाला क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा, रानी दिद्दा के बारे में एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ये कहां की रानी थी? तो ये जम्मू कश्मीर की रानी थी, याद कर लेंगे। और एक रानी दिद्दा के बारे में क्वेश्चन है और एक ऐसे ही रानी गैडी नल्लू पूछा जाता है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के मणिपुर क्षेत्र में उन्होंने जो आंदोलन चला था नमक सत्याग्रह गांधी जी का, तो उसमें उन्होंने वहां पे नेतृत्व किया था मणिपुर में। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि मध्यकाल के प्रारंभिक समय में जो ये रानी दिद्दा है, एक तो ये कहां की रानी थी? तो ये जम्मू कश्मीर की। और लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजवंश की ये राजकुमारी थी? तो क्या ये कारकोट वंश की थी, लोहार वंश की थी, उत्पल वंश की थी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये लोहार वंश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वंश, आप याद कर लेना। रानी दिद्दा जो है ये लोहार वंश की है। नेक्स्ट है, कायस्थों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो कायस्थों की एक जाति याज्ञवल्क्य स्मृति में, पराशर स्मृति में, ओशनम स्मृति में या स्कंद स्मृति में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ओशनम स्मृति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, एक तरफ है मंदिर स्थापत्य बनाने का शैली दिया हुआ है, दूसरी तरफ ये एरिया दिया हुआ है। तो नागर शैली किधर विस्तृत था? अभी मैंने बताया था आपको, जो नागर शैली है ये उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। इस क्षेत्र में नागर शैली विकसित थी। जो बेसर शैली है ये नागर और द्रविड़ की मिक्सअप है, अभी मैंने आपको समझाया था मैप में बिल्कुल। तो जो बेसर शैली है ये विंध्यन से कृष्णा नदी तक है, और जो द्रविड़ शैली है ये कृष्णा से कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो स्थापत्य शैली है, स्पेशली मंदिर बनाने की जो शैली है, इसको हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं। तो ये 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई भी देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यानी जो यहाँ के हिंदू हैं वो दुनिया में अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। ये बात किस विदेशी ने कहा है हिंदुओं के बारे में? मेगस्थनीज ने ऐसा कहा है, फाहियान ने ऐसा कहा है, वेनसांग ने ऐसा कहा है, या अल-बरूनी ने ऐसा कहा है? तो तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद में, एक ही किताब है तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद, किसने लिखा है? अल-बरूनी ने लिखा है। और ये किसके साथ भारत आया था? ये आया था महमूद गजनवी के साथ, और इसने ही भारत के बारे में कहा कि यहाँ के हिंदू अपने आप को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्रजाति मानते हैं, इनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है, ठीक है, और ये अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, इनके शास्त्र जैसा शास्त्र नहीं है। तो ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है, तो इसको किसने बनाया था? ययाति केसरी ने बनाया था, अभी मैंने आपको बताया था, ययाति केसरी द्वारा बनवाया गया। जगन्नाथ मंदिर ये अनंत वर्मा गंगवंश के राजा थे। सूर्य मंदिर कोणार्क का ये नरसिंह देव प्रथम बनवाए थे, ये भी गंगवंश के शासक थे। तो ये कुल मिलाकर के आमने सामने ही लिखा हुआ है, तो 1 2 3 आमने सामने है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? उज्जैनी शाखा का पूछ रहा है आपसे, क्या हरिश्चंद्र थे, नागभट्ट प्रथम थे, मिहिर भोज थे, या नागभट्ट थे? उत्तर भारत में जो गुर्जर प्रतिहार वंश था ये दोस्तों नागभट्ट इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव धर्म से वैष्णव धर्म से। अच्छा, शैव धर्म और वैष्णव धर्म एक संप्रदाय है। ये क्या है? संप्रदाय हिंदू धर्म की 2 शाखाएं हैं। पूर्व मध्य काल के समय में हिंदुओं में ये 2 शाखाएं चलती थी। एक शाखा शिव जी की उपासना करती थी, और दूसरी शाखा मतलब कुछ लोग जो शिव की पूजा करते थे उन्हें शैव धर्म, शैव संप्रदाय का माना जाता था। और हिंदुओं में ही जो विष्णु जी के उपासक थे उनको वैष्णव संप्रदाय से माना जाता था। तो यहाँ पे शैव संप्रदाय से संबंधित है खजुराहो का मंदिर, या वैष्णव संप्रदाय से, या जैन संप्रदाय से? तो इसका जवाब होगा तीनों से ही, ठीक है। जो खजुराहो के मंदिर हैं ये तीनों ही संप्रदायों से संबंधित है। इसको बनवाया किसने है? चंदेलों ने। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां से मिलता है? तो दोस्तों जो जैन संप्रदाय है इसका वास्तुकला आपसे पूछ रहा है। तो क्या दिलवाड़ा का जैन मंदिर, खजुराहो का मंदिर, पुरी का, या वाराणसी का? ये कह रहा है जैन वास्तुकला का। तो दोस्तों जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसको किसने बनवाया है? विमल शाह ने बनवाया है, विमल शाह ने। तो इसके द्वारा बनवाया गया जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है, यही जैन वास्तुकला का सबसे प्राचीनतम हमें उदाहरण मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओदांतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय का संस्थापक कौन था? जो ओदांतपुरी विश्वविद्यालय है इसको किसने बनवाया था? क्या गोपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने, या महिपाल ने? तो इसको दोस्तों गोपाल के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए सूर्य मंदिर कई सारी जगहों पर है, लेकिन जो मोढेरा का सूर्य, एक तो उड़ीसा का सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है जो कोणार्क मंदिर कहते हैं, और दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा नामक स्थान है गुजरात में, वहीं पर ये सूर्य मंदिर है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो इसको किस, अच्छा ये कह रहा है किस राज्य में है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़, कल्हड़ की रचना कौन सी है? राज तरंगिणी। इसमें कुल कितने तरंग या सर्ग हैं? और दोस्तों मैंने ये आपको अभी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, क्योंकि
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी मैंने इसको 2 बार 3 बार बताया था। क्या आप क्लास को गंभीरता से देख रहे हैं या नहीं? ये क्वेश्चन मैं अभी 2 बार 3 बार आपको बताया हूं, आप इसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हालांकि मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये बताता हूं कि ये कहां के इतिहास की जानकारी देता है, जम्मू कश्मीर की। लेकिन इसमें कुल कितने तरंग या सर्ग हैं, चलो मैं बता ही देता हूं, 8, ठीक है। और आप अपने कमेंट से मिला लेना कि सही है या नहीं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ है इसके निर्माता। तो चतुर्भुज या विष्णु मंदिर जो खजुराहो का है, यशो वर्मा ने ही बनवाया है इसको। कंदरिया महादेव मैंने बताया था अभी, धंगदेव ने बनवाया था इसको। बिमल, अच्छा ये आमने सामने ही है दिलवाड़ा का मंदिर, ये बिमल शाह ने, मैं इतनी बार रिपीट कर चुका। लून व शाही या देवरानी जेठानी मंदिर, ये तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। तो ये 1 2 3 4 बिल्कुल आमने सामने है, आप लिख करके इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है सुमेलित करना है आपको, बिल्कुल इसमें भी सब आमने सामने ही है। ये कह रहा है एक तरफ मंदिर है और एक तरफ क्या है, स्थान है, और आपको सही से सुमेलित करना है। तो मच्छेंद्र नाथ का मंदिर कहां पे है, अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर, ये मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। और मजेदार बात यह है कि ये भी जो 64 योगिनी मंदिर है, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, भेड़ा घाट पर स्थित है। और ये भी एक तरीके से बहुत फेमस स्थान है, ठीक है, याद कर लेंगे आप इसको भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर तो ये मोढेरा में है, गुजरात में। चौमुख मंदिर ये पलिताना में है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल आमने सामने हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री को पसंद किया, ऐसे ही मध्यकाल के सारे क्लासेस को आप बिल्कुल उसी पेशेंस के साथ देखेंगे। और दोस्तों आप उसी तरीके से इन क्लासेस का भी फायदा उठाएंगे। नियमित तौर पे आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी मध्यकाल की, जब तक कि हमारा पूरा लुसेंट खत्म नहीं हो जाता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।